Hello dear students, I am Priyanka and welcome to my YouTube channel that is Commerce on Your Tips. I made this channel for the commerce students and the subjects that will be taught here are accounts, economics and business studies. If you like my videos then please don't forget to like, share and subscribe to this channel. Thank you. Let's start with our first topic, Introduction to Economics, Chapter 1 of Class 11th. ये वो टॉपिक्स हैं जिनके रिगार्डिंग आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज इकोनॉमी। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो इकोनॉमी रेफर्स टू द सिस्टम इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी के अंदर जब हम कुछ गुड्स को या सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द कंज्यूमर्स और फिर उनको कंज्यूम किया जाता है सोसाइटी के द्वारा, ये जो प्रोसीजर है इसे हम इकोनॉमी बोलते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जिसे हम हिंदी में अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे हम हमारे जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो ला सकें, और वो भी एक ऐसे तरीके से कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको मैक्सिमाइज हो उनका प्रॉफिट ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सके, और जो हमारी सोसाइटी है उसका भी जो सोशल वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक लैंड है। अब हम उस लैंड को प्रॉपर यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? या तो हम उसके ऊपर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है, खेती करके, या फिर हम उस लैंड को बेच सकते हैं, उसको सेल करके उससे पैसे ले सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उस लैंड के ऊपर हम बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उनको रेंट पर दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमें मंथली रेंट मिलेगा। अब पीस ऑफ लैंड तो एक ही है ना, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस क्या है? 3। अब हम उनमें से किस ऑप्शन को चूज करते हैं जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। ये क्या होगा? स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके। Our next topic is scarcity. What is scarcity? It refers to the situation when what you have is less than what you wish to have. अब अगर इसको आसान शब्दों में हम समझें तो scarcity का मतलब होता है कमी। जब हमारे पास जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कम हो और हमारी जो वांट्स हैं, जो हम विश करते हैं, वो ज़्यादा हो, तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? स्कैरसिटी। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके, एक लड़का है दक्ष। आज उसका 10th बोर्ड का रिजल्ट आया है एंड उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, तो उसके पेरेंट्स ने उसे खुश होकर 10,000 रुपीज़ एज रिवॉर्ड दिया। अब दक्ष बहुत खुश है कि उसके पास कितने रुपीज़ है? 10,000 रुपीज़। और उसकी जो लिस्ट है, विश लिस्ट, वो बहुत बड़ी है। लाइक उसे ब्रांडेड शूज़ भी चाहिए, उसे ब्रांडेड क्लॉथ्स भी चाहिए, उसे अपने नेक्स्ट सेशन के लिए कुछ बुक्स भी परचेज करनी है, उसका स्पोर्ट्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है तो वो अपने स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ परचेज करना चाहता है। अब पास हुआ है तो फ्रेंड्स को पार्टी भी देनी पड़ेगी और वो चाहता है कि कुछ सेविंग्स भी कर ले। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें सिर्फ 10,000 रुपीज़ में पॉसिबल हैं? नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10,000 रुपीज़ जो हैं वो हैं हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज, और जो उसके विश लिस्ट में आइटम्स हैं वो क्या होंगे? अनलिमिटेड वांट्स। अब यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये क्रिएट करती है स्कैरसिटी। अब उसको क्या करना पड़ेगा? चॉइस करनी पड़ेगी कि उसको क्या चीज़ खरीदनी है या किस चीज़ में वो पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है और किस चीज़ को वो स्किप कर सकता है। सब कुछ पॉसिबल तो नहीं है ना करना, तो उसको कहीं ना कहीं पर तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा एक पर्टिकुलर जगह पे आके कि उसको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, क्या चीज़ वो स्किप करके भी काम चला सकता है। ठीक है। Our next topic is opportunity cost. What is opportunity cost? अगर सिंपल भाषा में कहें तो opportunity cost is the cost of the next best alternative that you could have chosen but you didn't. Means next best alternative जो भी कोई होता है वो हमारा कहलाता है opportunity cost. चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 500 रुपीज़ हैं
और हमें मूवी देखनी है और पिज्ज़ा खाना है। अब 500 रुपीज़ में या तो हम मूवी ही देख सकते हैं या फिर हम पिज्ज़ा ही खा सकते हैं। तो अगर मैंने पिज्ज़ा को चूज़ किया तो जो मूवी होगी वो होगा, मूवी का कॉस्ट होगा हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अगर मैंने मूवी टिकट्स को चूज़ किया तो जो पिज्ज़ा का कॉस्ट होगा वो होगा हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन शॉर्ट, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारे पास होता है उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रॉडली इकोनॉमिक्स को 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नंबर 2 इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? ये जो टर्म है माइक्रो, ये जनरेटेड है एक ग्रीक वर्ड माइक्रोस से, जिसका मतलब होता है स्मॉल। एंड माइक्रो में जो आई है वो डिनोटेड है इंडिविजुअल को। इसका क्या मतलब हुआ कि जब जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है वो एक इंडिविजुअल के लेवल पर स्टडी की जाती है तो उस स्टडी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसके अंदर फॉलोइंग स्टडीज इंक्लूडेड हैं, लाइक डिमांड थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फैक्टर प्राइसिंग। ओके, अब स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ये जो टर्म है मैक्रो, ये भी एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है जो है मैक्रोज, और उसका मीन्स होता है लार्ज। यहाँ पर जो मैक्रोज में ए है वो क्या शो करता है? एग्रीगेट। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम एक इंडिविजुअल के रिगार्डिंग स्टडी करते हैं कि एक इंडिविजुअल की चॉइसेस में क्या क्या वो जो हमारी प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइसेस आती हैं उनको स्टडी किया जाता है। एक इंडिविजुअल की इनकम के रिगार्डिंग लगा लीजिए या किस चीज़ को वो कंज्यूम कर रहा है, मीन्स जो भी स्टडी हम एक इंडिविजुअल के लिए करेंगे वो होगा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक बड़े लेवल पर स्टडी करते हैं, लाइक एक पूरी कंट्री के लिए या फिर वर्ल्ड के लिए। जब एक बड़े लेवल पर कोई स्टडी की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर हम किसी एक इंडिविजुअल की सैलरी के रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर हम पूरी कंट्री में जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं उन सभी के इनकम के रिगार्डिंग अगर हम एक स्टडी कर रहे हैं तो उस स्टडी को हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर एग्रीगेट स्टडी की जाती है। चलिए इनके डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज मीनिंग। इट स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इनके लिए जब स्टडी की जाती है तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब वही स्टडी एक बड़े लेवल पे की जाए, कंट्री लेवल पे की जाए, तो उस स्टडी को हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो टूल्स यूज होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वो होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम टूल्स यूज करते हैं वो होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो है कि ये एम करता है टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो एम करता है क्या? टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द होल कंट्री लेवल पे बात की जा रही है यहाँ पे। अब अगर देखें बेसिक अजम्पशन क्या ली जाती है जब स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो ये एज्यूम किया जाता है कि जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो हमारे कांस्टेंट रहेंगे। माइक्रो के अंदर मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट माना जाएगा और मैक्रो स्टडी के अंदर माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है। और अगर देखा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोल सकते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को दूसरे शब्दों में हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कह सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर को लेकर के जो भी इकोनॉमिक इश्यूज आए हैं उनके रिलेटेड जो स्टडी की जाती है फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस पर। इस चीज को ध्यान रखिएगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस पर जब स्टडी की जाती है इकोनॉमिक इश्यूज की तो उस स्टडी को हम बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी रीड कर लेते हैं एक बार। Number 1 is these statements highlight the nature and extent of economic problems
और एनालाइज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज दीज स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स को इंक्लूड किया गया है। फैक्ट्स एंड फिगर्स पर जो स्टडी की जाती है उसे ही पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये वेरीफिएबल होती है। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट्स फैक्ट्स पर बेस्ड हैं, इनको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके। और नेक्स्ट पॉइंट इज ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये वैल्यू जजमेंट को या फिर किसी के ओपिनियन को रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्टडीज हैं वो हमारी फैक्ट्स पर बेस्ड है। अब आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी। इसके अंदर क्या स्टडी किया जाता है कि क्या होना चाहिए या क्या हो सकता था। इट डील्स विद द ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज और द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इसके अंदर क्या है? ओपिनियंस को लेकर के जजमेंट दी जाती है। ठीक है। इसके अंदर वैल्यू जजमेंट इंक्लूडेड है क्योंकि ये जो स्टडी होती है वो ओपिनियंस बेस्ड होती है। इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स को नहीं मानते। इसके अंदर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अपने ओपिनियंस देते हैं। इसके अगर इसको हम एग्जांपल के तौर पर समझना चाहें तो मान लीजिए कि किसी एक इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ईयर 2030 तक अगर हम ये स्टेप्स उठाएंगे तो हमारी कंट्री का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफी हद तक कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। अब ये वो किसी फैक्ट के बेस पे तो नहीं बोल रहे हैं ना। यहाँ पर क्या किया, उन्होंने एज्यूम किया है, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है। अजम्पशंस बेस्ड जो स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोला जाता है। चलिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम रीड कर लेते हैं। ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये वैल्यू जजमेंट को इन्वॉल्व करती हैं। ये जो स्टेटमेंट्स है ये फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं होती, इसमें क्या होता है? वैल्यू जजमेंट होता है। ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं इनसे कभी कभी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये ओपिनियंस पर बेस्ड हैं, फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमें रिफ्लेक्ट करती हैं क्या? व्हाट ऑट टू बी एज अ सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है। वो जो सिचुएशन आती है कि व्हाट शुड बी और व्हाट कुड बी, ये जो चीजें होती हैं यहाँ पर क्या आता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आ जाता है। ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट्स नॉन वेरीफिएबल हैं। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है, इसलिए हम इन्हें वेरीफाई भी नहीं कर सकते हैं। हमारे आज के टॉपिक्स यहीं पर ख़त्म होते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। लेकिन तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।